फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करवाया था मैंने तुम लोगों को। अच्छा, उसमें रिसीव पेमेंट में किस बेसिस पे एंट्रीज़ होते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे किस बेसिस पे एंट्रीज़ होते हैं, बैलेंस शीट में क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने तुम लोगों को सब्सक्रिप्शन करवा दिया था। ठीक है, आज कुछ और कुछ स्पेशल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके सम स्टार्ट करेंगे। देखो, एक और क्या है इन पीओज़ का सोर्स ऑफ इनकम, वो है स्पेशल डोनेशन फॉर रेवेन्यू पर्पसेस। द नेम फंड शुड बी गिवन। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल डोनेशन मिलता है, ठीक है ना, तो वो जो स्पेशल डोनेशंस मिलते हैं उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द नेम शुड बी गिवन। देखो, बोल रहा है द नेम शुड बी गिवन अकॉर्डिंगली। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ द मनी विल नॉट गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल पर्पस डोनेशन है। अगर सिर्फ डोनेशन है तो अलग बात है, लेकिन अगर स्पेशल पर्पस डोनेशन है तो फिर तुमको उस स्पेशल पर्पस डोनेशन का नाम लिखना पड़ेगा कि किस वजह से है वो डोनेशन। ठीक है, तो वही बोला कि नेम फंड शुड बी गिवन अकॉर्डिंगली। और उस स्पेशल पर्पस डोनेशन से अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, बल्कि उसको स्पेशल फंड में ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्सपेंस होगा तो उसको भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, स्पेशल फंड में ही डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोल रहा है, the name fund should be given accordingly. Any income arising from the use of the money will not go to the income and expenditure account. That will be credited to the special fund. Any expenditure on that account will not be charged to the income and expenditure. Rather, it will be debited to the special fund. देखो, ये और भी ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इन शॉर्ट अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि रेवेन्यू पर्पज़ के लिए अगर कोई भी स्पेशल डोनेशन मिल रहा है तो उसमें से जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज होंगे वो सब हम लोग उस स्पेशल पर्पस फंड अकाउंट में ही डालेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अच्छा, बाकी के ट्रीटमेंट्स कैसे क्या होंगे ये हम लोग फिर सम्स के टाइम पे सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, स्पेशल डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। व्हेन द मनी इज़ रिसीव्ड वी क्रेडिट इट टू द स्पेशल फंड। जब पैसा मिलेगा तब हम लोग स्पेशल फंड में ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे था। अच्छा, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिसीप्ट पेमेंट में तो कुछ भी तुमको मिले, रिसीप्ट हुआ, कैश रिसीप्ट हुआ तो रिसीप्ट में डालो, कैश पेमेंट हुआ तो कैश पेमेंट में डालो। ठीक है, अच्छा, मतलब पेमेंट साइड में डालो। लेकिन ये जो हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीटमेंट होगा इसके लिए। क्लियर हुआ? अच्छा, तो क्या बोल रहा है, व्हेन द मनी इज़ रिसीव्ड वी क्रेडिट इट टू द स्पेशल फंड। जैसे कि अगर सपोज़ तुमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई स्पेशल डोनेशन मिला हो तो क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे तो बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, एनी इनकम अराइजिंग आउट ऑफ दिस विल नॉट बी टेकन टू द इनकम एक्सपेंडिचर, दिस विल बी क्रेडिटेड टू द फंड। अगर कुछ भी इनकम मिल रहा है तो इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं बल्कि उसी फंड अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रेडिट किस नाम से करेंगे, कैश अकाउंट। कैश आ रहा है, इनकम हो रहा है, इसका मतलब ही है कि कैश आ रहा है, तो कैश आना मीन्स कैश डेबिट होगा। ठीक है, और इसको हम लोग इनकम बोल के स्पेशल फंड में क्रेडिट करेंगे, तो इसीलिए सबसे पहले इस कैश अकाउंट डेबिट करके इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर इस इंटरेस्ट इनकम अकाउंट को हम लोग बिल्डिंग, मतलब इन शॉर्ट जब स्पेशल पर मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट के लिए अगर कुछ डोनेशन मिला हो और उसकी वजह से अगर कोई इनकम राइज हुआ हो तो वो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, बल्कि उसको हम लोग कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, और एक टेम्पोरेरी अकाउंट में फ़िलहाल उस पैसे को हम लोग रखेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। फिर इस टेम्पोररी इनकम अकाउंट से हम लोग उसको बिल्डिंग अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा, टू बिल्डिंग क्यों, इसका मतलब तो बिल्डिंग का चले जाना। ऑब्वियसली तुमको एक कैपिटल एसेट से कैश कब मिलेगा, जब उस कैपिटल एसेट को तुम बेच दोगे तभी तुमको कैश मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए देखो, नॉर्मली तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले जो कैश आ रहा है उसको एक टेम्पोररी अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट इनकम। फिर उस टेम्पोररी अकाउंट से हम लोग बाद में फिर पैसे को निकालेंगे और बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा,
फिर क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल एसेट कंस्ट्रक्शन विल बी डेबिटेड ऑन एसेट WIP अकाउंट। ऐसा क्यों? तुम लोग ध्यान से सोचो, जब एसेट से पैसा आ रहा है इसका मतलब है एसेट को ज़रूर तुम लोगों ने बेचा है, लेकिन अगर एसेट पे कोई खर्चा करते हो तो एसेट का वैल्यू तो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कैपिटल एसेट कंस्ट्रक्शन पे कोई भी अगर खर्चा करोगे तो फिर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको हम लोग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ही करेंगे, लेकिन उसको WIP में डालेंगे, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन में खर्चा कर रहे हैं इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन साथ ही साथ बिल्डिंग का वैल्यू भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। एक्सपेंस होना मतलब कैश जाना, इसीलिए टू कैश अकाउंट। वंस द एसेट कंस्ट्रक्शन इज ओवर वी ट्रांसफर द इंटायर फंड बैलेंस टू कैपिटल फंड। अगर कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ बैलेंस बचा है उस फंड में तो उसको हम लोग कैपिटल फंड में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, तो ये भी तो इनकम ही है। क्या बोला, सम NPOs चार्ज एंट्रेंस फीस फ्रॉम देयर मेंबर्स एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ अ वन टाइम रिसीप्ट, दिस इज़ कॉल्ड एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। जब तुम एक NPO में मेंबर होना चाहते हो तभी ये फ़ीस तुमको देना पड़ता है, तो ये वन टाइम फ़ीस होता है और इसी को एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस बोला जाता है। दिस शुड बी कैपिटलाइज्ड, दिस मीन्स दिस विल इंक्रीज द कैपिटल फंड। Sometimes a part of that fees is taken to recover expenses incurred by the organization on the admission of the member. Only that part will be transferred to income and expenditure account. कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट ये ना जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, अच्छा फिर से मैं बता दूँ, एंट्रेंस फीस हो या तुम्हारा स्पेशल डोनेशन हो, ये सब इनकम है, तो रिसीप्ट पेमेंट में तो कुछ नहीं देखना है, रिसीप्ट पेमेंट में तो इनकम है तो रिसीप्ट में चला जाएगा, समझ में आया। लेकिन ये सब हम लोग देख रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर का कुछ भी नहीं आता है, समझ में आया। तो क्या बोले, एंट्रेंस फीस जो है ये कैपिटल रिसीप्ट है, वन टाइम रिसीप्ट है, इसीलिए कैपिटल रिसीप्ट है, तो नॉर्मली ये तुम्हारा कैपिटल फंड बढ़ा देगा, तो बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ये ऐड कर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अलग से बोला कि एंट्रेंस फीस 25% जो है वो रेवेन्यू नेचर है, तो फिर 25% तुमको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो वही बोल रहा है, समटाइम्स अ पार्ट ऑफ दैट फीस इज टेकन टू रिकवर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एडमिशन ऑफ द मेंबर, ओनली दैट पार्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑनोरेरियम। इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़, देखो ऑनोरेरियम एक जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। सपोज़ कोई डॉक्टर है जो कि फ्री में चेकअप कर देता है तुम्हारे NPO में, तो तुम उसको कुछ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के थ्रू कुछ पे कर रही हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ टोकन मेड टू अ पर्सन, सॉरी इट इज़ अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु हैज़ वॉलंटरीली रेंडर्ड अ सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन विच वुड नॉर्मली कमांड अ हायर फी, दिस इज़ एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अभी ई होगा। नेक्स्ट क्या है, रेस्टोरेंट एंड बार ट्रेडिंग अकाउंट। देखो कुछ क्लब्स हैं जो रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, रेस्टोरेंट या बार ट्रेडिंग अकाउंट जो तुम लोग बनाओगे उसमें से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, क्लियर हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, सम क्लब्स मेंटेन अ रेस्टोरेंट एंड अ बार, फॉर दिस वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अदर क्लब एक्टिविटीज़। अच्छा देखो, कुछ और भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कुछ क्लब्स होते हैं जो म्यूज़िक कंपटीशन करवाते हैं, कुछ होते हैं जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाते हैं, तो इन सब के केसेस में क्या होगा, some clubs do a lot of activities for the entertainment of their members. Some examples are New Year celebrations, T20 match, musical night, etc. For each an activity we find the net surplus or deficiency which we will take to the income and expenditure account. क्योंकि देखो ये जब तुम लोग सम्स करोगे तब देखोगे कि कुछ टिकट्स हम लोग बेचते हैं, ठीक है। टिकट्स बेचना मीन्स वो इनकम होना, फिर टिकट्स को बेच के जो पैसा आता है उसमें से हम लोग उन कंपटीशन वगैरह का या फंक्शन वगैरह का खर्चा करते हैं, तो इनकम से उस खर्चे को माइनस करेंगे, टिकट बेच के जो इनकम हुआ उस इनकम से खर्चे को माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। तो क्या बोल रहा है, फॉर ईच एंड एक्टिविटी वी फाइंड द नेट सरप्लस और डेफिशिएंसी विच वी विल टेक टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लीगेसी। देखो लीगेसी होता क्या है ये मैं बता दूँ, ठीक है ना, लेकिन लीगेसी को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है ये हम लोग जब सम्स करेंगे तब सीखेंगे।
देखो लीगेसी होता क्या है, कभी कभी कुछ इंसान होते हैं जो अपना विल जो है कुछ एनजीओज़ के नाम पे करके जाते हैं, तो वो होता है तुम्हारा मतलब उस प्रॉपर्टी के थ्रू जो भी अमाउंट तुमको मिल रहा है उस डिसीज्ड पर्सन के विल की वजह से जो भी तुमको डोनेशन या जो भी तुमको पैसा मिल रहा है वो होता है लीगेसी। तो क्या बोले, इट इज़ एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन थ्रू हिज विल, दिस इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट, हेंस दिस शुड बी कैपिटल, क्योंकि देखो रोज़ रोज़ तो कोई आके तुमको देगा नहीं बिल के थ्रू, तो ये वन टाइम रिसिप्ट है, तो इसलिए इसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। सेकेंड पैरा मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जब हम लोग सम्स करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का तब हम लोग इसको और अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, अब मैं बता दूं ये जो भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखा, देखो हर एक जगह पे सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है, रिसीट पेमेंट के बारे में नहीं बोला है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में तो हम लोग कुछ देखते ही नहीं है, कैपिटल नेचर है कि किस साल का है कि क्या है, कुछ नहीं देखना है, बस कैश बेसिस पे एंट्री होता है। अब वो कैपिटल रिसीप्ट हो या कुछ भी हो, हम लोगों का रिसीप्ट हुआ तो रिसीप्ट में डालेंगे, पेमेंट हुआ तो पेमेंट में डालेंगे, उसमें उतना कुछ देखना नहीं पड़ता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर के रिसीप्ट, कैपिटल नेचर के पेमेंट्स जो है हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ पीएल अकाउंट। समझ में आया? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एक सम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये तुम लोग होमवर्क करोगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखो, बोल रहा था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर ABC क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वेयर एंट्रेंस फीस 400, मेंबरशिप फीस 2000, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन 11,000, food stuff sales 1200, salaries and wages 1200, purchase of food stuff rupees 800, construction of club pavilion rupees 11,000, general expenses 400, bank charges 120, rent and taxes 300, cash in hand on 1st April 400 है, cash at bank on 1st April 300 है, cash in hand on 31st मार्च है 350, cash at bank on 31st मार्च है 1130। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोगों को एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें से बनाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम लोग लास्ट लाइन एक ऐड कर लेना कि प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, अच्छा तो देखो ये है तुम्हारा रिसीप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट, क्लब का नाम है ABC क्लब। अच्छा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहला क्या है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस तो तुम्हारा रिसीप्ट है, कैश रिसीप्ट। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला अभी थोड़ी देर पहले कि रिसीप्ट पेमेंट में कुछ देखना नहीं है कि क्या कैपिटल रिसीप्ट है क्या क्या है, कैश आ रहा है मीन्स रिसीप्ट, कैश जा रहा है मीन्स पेमेंट, अब वो किसी भी नेचर का हो। तो एंट्रेंस फीस 400 ये तो रिसीप्ट है, तो इसीलिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिसीप्ट साइड में एंट्रेंस फीस चला जाएगा 400। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मेंबरशिप फ़ीस। मेंबरशिप फ़ीस कितना है 2000, तो मेंबरशिप फ़ीस भी तो तुम्हारा रिसीप्ट है, तो इसीलिए ये भी रिसीप्ट साइड में चला जाएगा। देखो टू मेंबरशिप फ़ीस 2000, क्लियर हुआ? अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन। अच्छा 11,000। देखो ऐसे तो ये स्पेशल पर्पस डोनेशन है, लेकिन रिसीप्ट पेमेंट में क्या ये सब देखना है? नहीं, इनकम है तो रिसीप्ट में डालो और एक्सपेंस है तो पेमेंट में डालो, तो इसीलिए ये डोनेशन तो मेरा इनकम है, कैश आया है, तो रिसीप्ट साइड में 11,000 चला जाएगा। देखो टू डोनेशन बोल के 11,000 आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, फूड स्टफ सेल्स कितना है 1200। फूड स्टफ सेल्स तुम्हारा कितना है 1200 है, तो ये भी तो एक तरीके का रिसीप्ट है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, फूड स्टफ सेल्स 1200 हम लोग बैठा देंगे रिसीप्ट साइड में। नेक्स्ट क्या है फिर, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस तो एक्सपेंस है, तो इसीलिए ये कहाँ चला जाएगा, पेमेंट साइड में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है पेमेंट साइड में सैलरीज एंड वेजेस 1200। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परचेज ऑफ फूड स्टफ रुपीज़ 800, तो ये तो एक्सपेंस हो गया तुम्हारा, ये रहा यहाँ पे परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, ये तो एक्सपेंस है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो पेमेंट साइड में हम लोगों ने डाला है बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, तो ये तो तुमने जो डोनेशन तुमको पेविलियन के लिए मिला था वो तुम्हारा अब एक्सपेंस हो रहा है। देखो
अब मुझे मालूम है तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो स्पेशल पर्पज़ है, तो फिर इसको तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाना था, वो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। रिसीप्ट पेमेंट में तो ये सब देखना ही नहीं है, कैपिटल रिसीप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कोई भी रिसीप्ट एक्सपेंडिचर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रिसीप्ट है तो रिसीप्ट पेमेंट में रिसीप्ट में डालो, पेमेंट है तो रिसीप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड में डालो, ठीक है। तो वही हम लोग बस कर रहे हैं, सिंपल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन जो है 11,000 ये एक्सपेंस है, इसीलिए इसको हम लोगों ने पेमेंट साइड में देखो डाल दिया है, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 11,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी तो तुम्हारा एक एक्सपेंस है, तो इसीलिए ये रिसीप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड में देखो मैंने डाल दिया है बाय जनरल एक्सपेंसेस 400, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 120। तो बैंक चार्जेस भी तो तुम्हारा एक तरीके का एक्सपेंस है, तो इसको देखो रिसीप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड में डाला गया है बाई बैंक चार्जेस 120, ठीक है। अच्छा लास्ट क्या है, रेंट एंड टैक्सेस। तो ये भी तो मेरा एक्सपेंस है, तो रिसीप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड में चला जाएगा। देखो रिसीप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड में मैंने डाल दिया है बाई रेंट एंड टैक्सेस 300, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 400। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो टू बैलेंस BD अंडरलाइन करके कैश इन हैंड मेरा है 400 और कैश एट बैंक है 300, ठीक है। तो दोनों का टोटल मेरा कितना आ गया, 700। समझ में आया, मैंने ये स्पेस छोड़ दिया था, तुम लोग भी वैसे ही करना, क्योंकि ये तो छोटा सा एक सम है, लेकिन बड़े बड़े सम्स में ऐसे नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड 31 मार्च 350 है और कैश एट बैंक 31 मार्च 1130 है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD लिख के अंडरलाइन कर दिया है मैंने, कैश इन हैंड 350, कैश एट बैंक 1130, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल 1480 और ये तुम्हारा टैली हो गया। देखो हमेशा टैली होगा ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ रहता है जो रिसीप्ट पेमेंट बना के निकलता है। यहाँ पे तो सब कुछ दिया हुआ था तो टैली हो गया। समझ में आया। अच्छा कुछ होमवर्क मैं तुम लोगों को भेज रही हूँ व्हाट्सएप में, उसको तुम लोग कर लेना।